निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, निजीकरण नहीं चलेगा, निजीकरण नहीं चलेगा। मेरे आज के एजेंडे में जो इश्यूज थे वो आपके बीच में रख दिए। वक्ता बोलते वक्त इन्हीं पे ही क्लिक करके अपनी बात रखे। तो इसलिए मैं सबसे सत श्री अकाल। सो मैं गुरप्रेम सिंह, तुसीं जुड़ चुके हो लोकतत्व न्यूज़ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਸਾ ਦੇ ਟਾਊਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ। जुड़े रहो साडे चैनल दे नाल। जेकर हाले तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर दिओ ते वीडियो नूं चलदी नूं वध तों वध शेयर कर दिओ। धन्नवाद। ते हरियाणे दीयां सारियां मुलाजम जथेबंदियां, चाहे वो अध्यापक यूनियन आ, चाहे वो मिड डे मील वर्कर ने, चाहे वो बिजली कामे ने, उन्हां सारिआं नूं असीं इनकलाबी वधाई दिंदे आ। ते इस हड़ताल ने दिखाता भी मोदी हुकूमत जो उसके मन च आउंदा लोग वो कर नहीं देंगे। आने वाले टाइम च करोना च मोदी हुकूमत ने बहुत सारे लोग दोखी कानून पास किए। जो उन्होंने पता सीगा भी लोग घरों चों बाहर नहीं आ सकते, उस समय ऑर्डीनेंस जारी करके 56 तो वध कानून लिआंदे गए, जिसों सब तो पहला यह सी भी सारे महकमिਆਂ ਦਾ प्राइवेटाइजेशन निजीकरण हो सकता। दूजा कोले दियां खजाना, रेल, हवाई जहाज सारे बेचते। पर जी 3 खेती कानूनों के खिलाफ जी लड़ाई चली है, उसने मोदी हुकूमत नूं गोड्या परने लियाता ते दिखाता भी मोदी हुकूमत जो मन च आउंदा जिहड़ा उन्हां दे वो लोग आउण वाले टाइम च नहीं होण देणगे। ये जरूर आ भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਉਨੀ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਕਤ ਸੀਗੀਆਂ ਉਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਪਰ ਇਹ ਹੜਤਾਲਾਂ, ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਬਟੋਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ मोदी हुकूमत नूं गोड्यां परने लिआउणगे। हुण इस ते 1-2 गल्लां मैं करनियां ने, कोई बहुती लंबी गल नहीं करनी। ये मोदी हुकूमत कर क्यों रही है? ये जिहड़ा ढोंग रचिआ जांदा भी जिवें असीं किताबां 'च पढ़दे हां भी लोकतंत्र की हुंदा, ये लोकां द्वारा लोकां लई लोकां दी सरकार हुंदी है। पर पिछले 8 साल ने दिखाता है लोकां लई लोकां द्वारा कोई चुनी हुई सरकार नहीं, ये सरमाएदारां दी सरकार है। 2014 च एक सरमाएदार जिन्हों कोई नहीं जानता सी, अज वो भारत का सब तो अमीर बंदा बन चुका है। 8 साल पहला उसकी कोई हैसियत नहीं सी, अज वो हवाई अड्डे खरीद रहा है, रेल खरीद रहा है, बिजली के कंट्रैक्ट कर रहा है। ये किवें होया? ये जिहड़े हुक्मरान बैठे हैं ना, उन्हां दी बदौलत होया। क्योंकि 2014 च जो मोदी का कैंपेन चलिया सीगा, हर 5 मिनट बाद, हर 2 मिनट बाद टीवी ते ऐड आउंदी सी, अच्छे दिन आएंगे। उसका खर्चा किसने कीता सी? मोदी दी जो रैलियां कीतियां, हवाई जहाज़ां ते चढ़ के किसी सूबे च रैली, किसी किसी सूबे च रैली, वो खर्चा किसने कीता सी? वो अडानी ते अंबानी ने कीता सी। ते मोदी अज उसका मुल उतार रहा, सारे लोगों को लुट के सारा पैसा कुछ 4-5 बंदियां दी जेब च जा रहा है। ते इसका नतीजा की निकलिया? हरियाणे च अज बेरोजगारी सब तो ज्यादा है, 38% है। इत्थे MA BA PhD चपड़ासी की नौकरी भाल रहे ने, वो भी उन्होंने मिल नहीं रही।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਭਾਲ ਲਏ ਨੇ 5000 ਤੇ 7000 ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ 1 ਰੁਪਇਆ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਯੂਪੀ ਤੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ 120 ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਪਾ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਸਾਥੀਓ, ਲੜੇ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। 1947 ਚ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਰੇਲਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਥੋੜੀ ਘਟੀ, ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਕੱਢਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਚੀਨ ਨਾਲ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੀਨ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਭਾਈ 18 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ 18 ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੇਲਵੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੀ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਕਰ 'ਚ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆ ਆਰਐਸਐਸ ਵਾਲੇ, ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ, ਮੋਦੀ ਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੋਲਨੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਬਣਾਈ, ਭਾਜਪਾ ਬਣਾਈ, ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੁਸੋਲਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕਾਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 2 ਦਿਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੇ ਅੱਜ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਦਮ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨੌਜਵਾਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ, ਪੱਕਾ ਕਰੋ। ਮੋਦੀ ਖੱਟਰ सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दुनिया में कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साथ से बड़ा नहीं, हारा वही है जो लड़ा नहीं। जीत हमेशा लड़ते लोगों की होती है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा नहीं कहूंगा, रिपीट नहीं करूंगा। मैं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के जिला वरिष्ठ उप प्रधान होने के नाते अपने विभाग के बारे में आपको बताऊंगा सिर्फ कि शिक्षा जो है वो जितने साथी बैठे हैं उन सब की मुख्य चिंता और मुख्य जरूरत है।
आपकी और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए आप अपने बच्चों के प्रति सबसे ज्यादा चिंतित होते हैं। आपका कोई बड़ा लक्ष्य है तो अपने बच्चों की पढ़ाई है, और उस पढ़ाई के लिए सरकार क्या करना चाहती है और इस हड़ताल में हम क्यों आए हैं, यही बताना चाहूंगा। पढ़ाई जो है वो आज से 500 साल पहले, 1000 साल पहले केवल कुछ जाति और वर्ग के लोगों को ही प्रदान की जाती थी। मनुस्मृति में लिखा है कि औरत के लिए पढ़ाई अच्छी नहीं है, मना है। एक तो जितनी महिलाएं हैं वो पढ़ाई से वंचित कैसे रहें, ये टारगेट अब वर्तमान दौर में भी लाया जा रहा है। दूसरा कि दबे कुचले जो लोग हैं, निम्न वर्ग आय के लोग हैं, उनके बच्चों को मजदूर कैसे बनाया जाए, ये पढ़ाई के तहत लाया जा रहा है। कैसे लाया जा रहा है? नई शिक्षा नीति 2020 के नाम से इन्होंने पास की है। 34 साल बाद ये शिक्षा नीति है। उस शिक्षा नीति का काम ये होता है, मैं बता दूं सीधे शब्दों में, कि भाई आगे जो पढ़ाई का ढांचा होगा वो किस प्रकार का होगा और कैसे पढ़ाया जाएगा और उस पढ़ाई का क्या फायदा होगा। शिक्षा नीति में क्लियर लिखा है कि जितनी आगे की पढ़ाई होगी उसमें सरकार का पैसा नहीं लगेगा, पैसा कारपोरेट का लगेगा। स्कूल निजी होंगे, यूनिवर्सिटी निजी होगी। जितने कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, जहां आपके बच्चे 5-7 हजार की फीस में पढ़ के वकील बन जाता है, कोई मास्टर बन जाता है, कोई डॉक्टर की, कोई नर्स की, कोई कंप्यूटर की पढ़ाई कर लेता है। लेकिन आगे जो नई शिक्षा नीति में वो ये नहीं है। यूनिवर्सिटी को क्लियर कहा कि सरकार कोई एड नहीं देगी, अपने पैसों का प्रबंध है वो यूनिवर्सिटी खुद करेगी। अब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो विश्व की टॉप 200 यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर आती है, और वहां पर फीस कितनी है? हॉस्टल की फीस है 450 रुपए, बच्चे की सालाना फीस है 5000 रुपए, और टॉप दुनिया के पढ़े लिखे लोग वहां से निकल रहे हैं। और दाखिले का आधार क्या है? आपके बच्चे की योग्यता टेस्ट, उस टेस्ट से गरीबों के बच्चे वहां से निकल के बड़े बड़े पदों पे जाते हैं। उस यूनिवर्सिटी को बेच दिया गया है। कहते हम पैसा नहीं देंगे तुम्हारे को, पैसे का प्रबंध खुद करेगी। खुद कहां से हो सकता है यूनिवर्सिटी का प्रबंध? कोई खेती तो है नहीं उसके अंदर कर लेगी, केवल फीस बढ़ाना। जो फीस 5-7 हजार की है वो 5-7 लाख की फीस होगी। जब 5-7 लाख की फीस होगी तो आपका बच्चा वहां नहीं जाएगा। आपके बच्चे के लिए हायर एजुकेशन बिल्कुल नहीं होगी। निचली क्लास, पहली, दूसरी, तीसरी में हम बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। गरीब बच्चे को वहाँ खाने के लिए मिड डे मील भी मिलता है, किताबें भी मिलती हैं, लेकिन अब पिछले 2 साल से किताबें बंद है, किताबें नहीं मिलेंगी। मिड डे मील का भी सूखा राशन देने का प्रबंध किया जा रहा है कि ये बनाने वाला धंधा ही खत्म कर दें। तीसरा, वो स्कूल मॉडल संस्कृति के नाम पर प्राइवेट पैसा लगवाकर उनको रंग रोगन करवा के बेचे जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में पहली क्लास के अंदर 500 रुपए दाखिला फीस, 200 रुपए महीने की फीस पहली क्लास में होगी आपके बच्चों की, और ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। पहली और दूसरी क्लास जो स्कूल में एक अध्यापक पढ़ाता है आपके बच्चों को, वो क्लास है पढ़ाने के लिए प्राइवेट एनजीओ जिसको बोलते हैं, गैर सरकारी संगठन, वो हफ्ते में सेवा करने के लिए। लेकिन जितने 11 बड़े एनजीओ हैं हिंदुस्तान के, वो सारे पूंजीपतियों के हैं। हरियाणा में 4000 स्कूलों के अंदर पहली और दूसरी क्लास में आपके बच्चे नहीं जाएंगे, वो जाएंगे उस एनजीओ के स्कूल में, रंग रोगन वाले में। उसका नाम है प्ले स्कूल रखा है। पहले सरकार लिपापोती आपको बुलाने और पटाने के लिए उन स्कूलों में मुफ्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उसके बाद वो प्राइवेट एनजीओ प्रथम के हैं। एनजीओ प्रथम जो संस्था है वो किसकी है? राजेंद्र पीरामल ग्रुप की है, जिसकी 54,000 स्कूल यूपी और गुजरात, मध्य प्रदेश में पहले से चल रहे हैं। तो आपके बच्चों के लिए वहां पर शिक्षा कैसी होगी, किस प्रकार पढ़ाएंगे? कौन वॉलंटियर, जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, आम बेरोजगार युवा है, 2-4 हजार में पढ़ाएगा, वो बच्चा आगे कैसे शिक्षा ग्रहण करेगा वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 10वीं का बोर्ड खत्म, आपका बच्चा चाहे क्या कबूतर लिखना ना है, लेकिन 12वीं तक जाएगा। 9वीं में सारे सब्जेक्ट में फेल है, 10वीं में दाखला, 10वीं में सारे में फेल, 11वीं में दाखला, 12वीं के अंदर 48 पेपर इकट्ठे पास कर लेगा तो 12वीं का सर्टिफिकेट है। निस वो बच्चा पहले घर झूठ बोलेगा, फिर खुदकुशी करेगा, क्योंकि सारे पेपरों में फेल हो गया, वो आगे तो गया नहीं।
आगे उसके लिए पढ़ाई नहीं है। कॉलेज के अंदर दाखला जो है टोटल कॉलेज प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में बन रहे हैं। सरकारी कॉलेज वही होगा जहाँ पे 6000 की संख्या होगी। अब जो रानिया में कह रहे हैं ये कॉलेज खोल दिया, कालावाड़ी में कह रहे हैं, डिंग में खोल दिया, केवल ड्रामा किया। कोई वहाँ पे अध्यापक नहीं है, कोई लेक्चरर नहीं है, ना बिल्डिंग है, लड़कियां धक्के खा रही हैं, कोई एडमिशन नाम की चीज नहीं है। वो कॉलेज सारे दोबारा बंद होंगे। कोई कहता है भी बिल्डिंग बढ़ा दी, बंद कैसे हो जाएगा? तो जिला के अंदर टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए, सरकारी मास्टर बनाने के लिए 3000 की फीस में ट्रेनिंग सेंटर खुला हुआ था डाइट के नाम से। डिस्ट्रिक्ट का एक पूरे जिले की डाइट होती है डिंग के अंदर, उसमें कबूतर बोल रहे हैं, कोई दाखला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, खाली पड़ी है बिल्डिंग। वो हो सकता है वेयर हाउस को दे दें, ये भी पता नहीं है। स्कूल बिक रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल नहीं होंगे तो प्राइवेट स्कूल जो है मनमानी फीसें वसूल करेंगे। और स्कूल प्राइवेट भी ये नहीं होंगे जो आपके घरों के पास हैं, इनके भी ताले लटक रहे, ये भी फांसी खाने जा रहे हैं, खुदकुशी करने जा रहे हैं। स्कूल होंगे बड़े बड़े, जो जैसे गोयनका, जीडी गोयनका स्कूल बढ़ा रहे हैं जिसमें लाखों की फीस होगी, वो स्कूल होंगे, उसमें आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है करनाल में, वकील बनने के 35 लाख रुपए लेती है वकील बनने के। देवीलाल यूनिवर्सिटी है सरकारी, वकील बनने के रुपए लगते हैं 27,000 को ली। वो 27,000 वाला वकील हमारे बीच में बैठा है, साथी कुलविंदर मेरा स्टूडेंट है, वो बन गया। लेकिन 35 लाख में कुलविंदर कभी वकील नहीं बन पाता था। वो 35 लाख वाला वकील भी केस उन कंपनियों के लड़ेगा, आपके केस नहीं लड़ेगा। अदालत बिक चुकी है, किसानों के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा। ये सारा ढांचा जो है बेचने के चक्कर में है। जितने बीज है, पेस्टिसाइड है, जितनी इन्वेस्ट जो किसानों की जरूरत की चीजें हैं, वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनियां इजाद कर रही हैं। मोनसिंटो वायर, बड़ी बड़ी कंपनियां जिनको लाखों करोड़ का बजट वो कर रहे हैं। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का एक नाम हुआ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय हिसार का नाम होता था। 450 पोस्टें वैज्ञानिकों की रिसर्चर की खाली पड़ी है। कोई बीज, कोई खाद, कोई रिसर्च नहीं हो रही, वहाँ पे पैसा ही नहीं है। सारी यूनिवर्सिटी के अंदर आरएसएस से लोग बैठे हैं और केवल ये जो आरएसएस की ट्रेनिंग है ये चल रही है स्कूल कॉलेजों के अंदर। आपके बच्चे भिखारी और मजदूर बनेंगे, ये गारंटी शुदा प्रबंध किया जा रहा है स्कूलों की पढ़ाई के अंदर। बच्चे जा रहे हैं, हम इसलिए हड़ताल में शामिल हैं कि ये शिक्षा बचे। ये शिक्षा के स्कूल बचेंगे तो हम बचेंगे, वरना हमें एक रात में भेज देंगे। उत्तर कोरिया के अंदर सरकारी बैंक हुआ करते थे, 3 दिन की छुट्टी देके सरकार ने ऐसा प्रबंध किया, रातों रात वहाँ गार्ड बिठा दिए अपने जो सिक्योरिटी गार्ड, और सारे ताले लगा दिए। जैसे छुट्टी खत्म हुई, जितने कर्मचारी बैंक के गए अपने स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल लेके, लठ लेके आगे बैठे हुए जो फोर्स बैठी थी, उन्होंने कहा कहाँ जा रहे हो? कहते बैंक खोल रहे हैं। किसका बैंक? 3 दिन हो गए बिके हुए। बैंक नहीं है, आप अपने घर जाइए, बात कीजिए कहीं और। हड़ताल को छुट्टी मानता है, मौज मस्ती का दिन मानता है, और वो हड़ताल तो भरते हैं लेकिन हड़ताल भर के अपने घर चले जाते हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि देश के तमाम बैंकों में पूरी तरह से हड़ताल है, बैंकों की स्ट्राइक है, बैंक पूरी तरह से हड़ताल पे हैं। लेकिन एक अजीब स्थिति ये कि हड़ताल को वो छुट्टी मानते हैं। एक बार आधा घंटा के लिए डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आए, अपने बैंक के आगे प्रदर्शन किया और निकल गए। लेकिन असल में हड़ताल का जो मायना है वो आप लोग सिद्ध कर रहे हैं कि हड़ताल का मतलब दफ्तर से छुट्टी मार के घर जाना नहीं। हड़ताल का मतलब है घर से निकल के सड़कों के ऊपर सरकार की उस नीति के खिलाफ आना और ये कहना कि सरकार तुम जो कर रहे हो वो गलत है और तुम्हारी आंख में आंख डाल के हम तुम्हें इस गद्दी से हटाने के लिए सड़कों पे जिद कर रहे हैं। ये बात करने के लिए आप आए। वो जिद आपकी सबसे बड़ी जीत है। वो जो सरकार, मोदी की सरकार पहले काला धन हिंदू मुस्लिम करके आई थी, दूसरी पारी जो हमारे 40 से ज्यादा शहीदों की कुर्बानी पे पुलवामा कांड करवा के सत्ता में आई थी, वो साथ कह रही थी कि हम देश का भला करेंगे। अरे 40 से ज्यादा नौजवानों की कुर्बानी लेने के बाद सत्ता में आने वाली वो कारपोरेट की दलाल सरकार आज क्या कर रही है? आज वो कारपोरेट की दलाल सरकार, जब देश में सबसे ज्यादा सरकार की लोगों को जरूरत थी कोरोना काल में, वो सरकार अपने बंकरों में बंद थी और सब्जी छील रहे थे और कह रहे थे सरकार के मिनिस्टर कि नहीं घरों में रहो, घरों से बाहर ना निकलो। और हाँ, एक देश का वो मजदूर तबका जिसने देश की ये गगनचुंबी इमारतें बनाई, ये देश के तमाम रोड बनाए, देश का पूरा ट्रांसपोर्ट ढांचा चलाया,
देश के हवाई जहाज उड़ाए, वो तमाम मजदूर सड़कों पे रेल की पटरियों पे धक्के खा रहे थे।